बिल्कुल सही कह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम विषय लेकर के आते हैं ताकि उनसे जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक मंच प्राप्त हो और आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ से डायरेक्ट बात कर सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आज का विषय क्या है जिस पर हम आपके कॉल्स लेंगे, आपके सवाल लेंगे और साथ ही करेंगे इन विषयों पर अपने विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा। तो पहला विषय आप जान लें, कृषि में उचित जल प्रबंधन, ये हमारा आज का पहला विषय है। और साथ ही बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों की खेती पर। टोल फ्री नंबर आपको दे देते हैं जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें 1800111306। दूसरा नंबर है 1800111306। एक टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके ईमेल्स को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हेलो किसान 2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल पता है। जब भी आप हमें ईमेल करें अपने गांव का नाम ज़रूर लेके ज़िले के बारे में बताएं और साथ ही अपना नाम लिखकर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं जिन्हें हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे और अपने विशेषज्ञों के सामने आपके सवालों को प्रस्तुत करेंगे। दोनों विषय के बारे में आप जान चुके हैं। पहला आज का हमारा विषय है कि कृषि में कैसे उचित जल प्रबंधन किया जाए। जल की अगर हम बात करें तो अक्सर हम सोचते हैं कि जल की बर्बादी सिर्फ शहरों में होती है, लेकिन अगर कृषि में भी उचित प्रबंधन किया जाए और जितना सिंचाई में ज़रूरत है, जितनी फसल को ज़रूरत है उतना ही पानी खेतों तक पहुँचे तो बहुत बड़ी भूमिका हमारे किसान भी जल को बचाने में कर सकते हैं। ऐसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी अपना सकते हैं। तो कौन कौन से उपाय हैं, कैसे वो जल प्रबंधन करें, पानी की बचत करें और साथ ही पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाएं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो दो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर मनोज खन्ना जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं जल प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा नई दिल्ली में। और जो आज का हमारा पहला विषय है यानी कृषि में उचित जल प्रबंधन, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे और साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न होंगे उसके जवाब भी। हमारे दूसरे मेहमान जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर BL नागर जी हैं। आप सह प्राध्यापक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कोटा राजस्थान में। सर आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और जो हमारा आज का दूसरा विषय है यानी नींबू वर्गीय फलों की खेती, उस पर हम चर्चा करेंगे। और नींबू वर्गीय फलों की बात करें तो ये विटामिन C से भरपूर होते हैं, हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी है और हमारे किसान भी इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन से नींबू वर्गीय फल हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में इनकी खेती की जा सकती है, उचित प्रबंधन कैसे करें और इससे जुड़े अन्य जो भी बातें हैं वो भी हम कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर खन्ना, सबसे पहले कृषि में उचित जल प्रबंधन की हम बात कर लेते हैं। और अक्सर होता ये है कि हम पानी के बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं है। खेतों में जो एक फ्लड इरिगेशन है अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में उसे ही अपनाया जाता है। जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ बचाने के बारे में सोचा ही नहीं जाता। हाँ, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ ज़रूर किसान जो है उसकी कीमत को समझते हैं और उचित इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले पानी कैसे हमारे किसान बचा सकते हैं और उनके लिए क्यों बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि पानी बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है और चाहे किसान जो है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपने बहुत उचित विषय चुना है। नमस्कार किसान भाइयों। और जैसे पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम हो रही है हम ये जानते हैं। और जैसे हम जानते हैं कि कृषि में करीब करीब 80% जो स्वच्छ जल है हमारा वो इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम लोग पीने के पानी या इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा पानी खेती में इस्तेमाल होता है और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि इस पानी की उपलब्धता जो समय के साथ कम होती जा रही है क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो उसमें भी जल की और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। हो रहा है।
इन सब विषयों के कारण हमारी जल की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो हमारा बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि कृषि में जिसका 80% भाग हम इस्तेमाल करते हैं खेती में, उसका उचित प्रबंधन करें, जिससे कि जल की उपलब्धता जितनी है सीमित जल में अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सकें। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जितना जल जो आता है हमारे को बारिश से जो मिलता है उसका हम अच्छे से संचयन कर सकें, संरक्षण कर सकें, और जो संचयन किया हुआ जल है उसको बहुत ही उचित तरीके से उपयोग में लाएं, उचित प्रबंधन करके लाएं, और इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और देखिए 80% जो जल की बात कर रहे हैं डॉक्टर खन्ना, वो पूरे विश्व में जितना भी हम जल इस्तेमाल करते हैं, चाहे पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए, उसमें 80% जो उपयोग करने योग्य पानी है वो कृषि में इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि में कितना पानी इस्तेमाल किया जा रहा है जो पीने योग्य स्वच्छ जल है। और ऐसे में अगर यहीं से शुरुआत की जाए कि कृषि में जो जितने पानी की ज़रूरत है फसलों को, उन्हीं फसलों का ही उपयोग किया जाए, उतना ही पानी खेती में लगाया जाए। और कई तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ के लिए ऐसी फसलें उचित भी नहीं है जिनमें ज़्यादा पानी लगता है, तब भी किसान या फिर क्या जागरूकता का अभाव है या फिर बाजार को देखते हुए ऐसी फसलें लेते हैं और उसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कृषि और किसानों की तमाम समस्याओं से निपटने के लिहाज से कुशल जल प्रबंधन सबसे कारगर और उभरता हुआ समाधान माना जाता है। भारत में पानी का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में सिंचाई के रूप में किया जाता है। धान की खेती में पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। धान की फसल में कुशल जल प्रबंधन करने के लिए नर्सरी में हमेशा नमी बनाए रखें और कभी भी नर्सरी में पानी खड़ा न रहने दें। नर्सरी में सिंचाई हमेशा शाम के समय दे। धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए सिंचाई की सबसे नई तकनीक जैसे बूंद बूंद सिंचाई और उप सतही सिंचाई विधि से पानी की मात्रा को काफी हद तक बचाया जा सकता है। वहीं गेहूं में सिंचाई मौसम, भूमि, स्थानीय परिस्थिति, प्रजाति आदि के आधार पर की जाती है। गेहूं की फसल के लिए आमतौर पर 4 से 6 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। हालांकि रेतीली भूमि में 6 से 8 और भारी दोमट जमीन में 3 से 4 सिंचाई पर्याप्त होती है। फसलों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई उपलब्ध कराकर उनमें अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही जल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। अलग अलग तरह के प्रयोग ये साबित करते हैं कि हर एक फसल के लिए जल की आवश्यकता अलग अलग होती है और इस आवश्यकता को जानने से फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तो भी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको ये भी बताया कि किस किस तरह की मिट्टी में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, फसलों में किस तरह की सिंचाई की आवश्यकता होती है। और अगर आपके कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो ज़रूर हमें फ़ोन करें, क्योंकि ये हमारे जीवन के बहुत करीब है। चाहे आप किसान हैं या नहीं है, लेकिन पानी है तो जिंदगानी है और जल है तो कल है। ये आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इसको महसूस भी कीजिए और इसे अपने जीवन में उतारें कि एक एक बूंद को बचाना है, चाहे आप शहर में रहें या गांव में रहें। सर, तो हम आज कृषि की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि किसानों को ये समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यही सोचते हैं कि पानी है ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक है और जितना मर्जी उतना इस्तेमाल करो। तो थोड़ा इसके बारे में बताएं किसानों को। देखिए, पानी सीमित है। हमारे देश में बारिश जो होती है वो सीमित होती है, और जैसे हमारे 3 महीने जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बारिश होती है, या दक्षिण भारत में नवंबर, दिसंबर में बारिश होती है। ये जल कहीं ना कहीं तालाब में, भूजल में इकट्ठा होता है। इसी को एक तरह से ये पानी का बैंक है जहाँ पे इकट्ठा होता है, और उसी को इस्तेमाल करके हमें अपनी दैनिक क्रिया, हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और खेती प्रमुख रूप से इस पानी को इस्तेमाल करती है। अगर इस पानी का हम दुरुपयोग करेंगे तो हम कभी भी, और जगह जगह हम ये देख रहे हैं कि ऐसी खेती की जा रही है जिसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, या हम अधिक पानी दे रहे हैं, खुला पानी जिसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं, सतह सिंचाई कहते हैं, मुख्य रूप से वो इस्तेमाल होता है। हम नए उपकरण या नई विधियां जो आ गई हैं सिंचाई की, उनको नहीं इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कम पानी से, और फसल भी उसको पानी उतना ही देना होता है जितना उसकी आवश्यकता है, उतना ही आप देंगे। जो अगर वो ज़्यादा देंगे तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ज़्यादा पानी देने से मेरा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि उत्पादन घटेगा।
आप अधिक पानी देंगे, जो आपने खाद डाली वो भी उसमें घुल के उन जड़ से नीचे चली जाएगी, जो आपने खाद डाली वो पौधे के लिए इस्तेमाल में नहीं आएगी। यानी कि आपका पानी भी बर्बाद गया, आपकी खाद भी बर्बाद हुई और आपकी फसल की उत्पादकता भी नहीं बढ़ी। तो आपको उचित प्रबंध इस तरह करना है कि जितना पानी उसे चाहिए फसल को, उतना ही हम पानी दें और ना ज़्यादा दें ना कम दें, जिससे उसको सही मात्रा में जल मिलेगा तो अधिक से अधिक उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी की फसल आएगी। और इस विषय पे हम और चर्चा करेंगे कि कैसे हम ऐसे दे सकते हैं। दूसरा, अभी हमें देखना है, इस समय आप लोगों की फसलें तैयार होंगी कटने के लिए, कुछ जगह कट भी रही होंगी, तो उसके बाद हमें खेत को ऐसे तैयार करना है कि जो आने वाला बारिश का सीज़न है, मई जून से हमारे यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी, कि वो सारा का सारा पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो और बह के ना जाए। जी, जी। उसको संचयन करें, मतलब खेत का पानी खेत में रहे, आपके गांव का पानी गांव में रहे, वो सारा पानी आपके तालाबों में इकट्ठा हो, जिसको हम अपने आने वाली फसलों के लिए इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और देखिए, तालाब जो पहले हुआ करते थे, धीरे धीरे हमने देखा कि उनका रिवाज ही खत्म हो गया, अब तालाब ही ख़त्म होने लगे। लेकिन अब सरकार की तरफ से ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जो पुराने तालाब हैं उनको बेहतर किया जाए और नए तालाब भी बनाए जाए। हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टारगेट है सरकार का। और एक हमारे पास ईमेल आया है सर, हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय हैं, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, इन्होंने हमें ईमेल किया है और नमस्कार भेजा इन्होंने। साथ ही जानना चाह रहे हैं कि गेहूं की फसल में सिंचाई करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और गेहूं में किस विधि से सिंचाई करें। देखिए, गेहूं में आपका, अगर आपने जब बुआई करी है उस समय अगर समतलीकरण कर लेते हैं तो आपका पानी बहुत बचेगा। फिर आपको खेत स्रोत से खेत तक पानी ले जाने में कच्ची नाली का उपयोग ना करें। आप कोशिश करें कि पाइपलाइन डालें और अंडरग्राउंड पाइपलाइन, मतलब भूमिगत पाइपलाइन डालें, जिससे कि आपका स्रोत से पानी खेत तक पहुंचने में जो करीब करीब 20 से 25% कच्ची नाली की वजह से बर्बाद हो जाता है वो बचे। इस तरह आपने अपने मतलब कच्ची नालियों से पानी ना देकर के पाइप लगाएं, जिसकी योजना भी है। बहुत भारत सरकार आपको सहायता भी देती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। उस पानी को आपने खेत तक पहुंचा दिया। अब आप ऐसा समतलीकरण होने से आपका अनदर 20 से 25% पानी बचता है, क्योंकि समान रूप से पूरे खेत को अगर आप खुली सिंचाई देते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज के ज़माने में आप फवारा सिंचाई का इस्तेमाल करें, खासकर गेहूं है, चना है, इन फसलों में जो आप बारिश की तरह से आप पानी लगा सकते हैं, जिससे पानी ना केवल बचता है और समान रूप से पूरे क्षेत्र में बराबर लगता है। जितना आपको चाहिए या फसल को चाहिए उतना ही पानी आप लगा सकते हैं। जैसे आपने एक बात यहाँ पहले की कि खेत का समतलीकरण कर लें, जिससे पानी एक समान सभी क्षेत्रों में या कोने कोने में पानी पहुंचे, तो इसके लिए भी लेजर लेवलर हैं जिनकी आपने बहुत अच्छा बताया कि लेजर लेवलिंग आजकल बहुत साधारण हो गई है। हमारे गांव में किसान लोग ही इसको लेवलर को अपने तरफ से किराए पे लगाकर चलाते हैं। और मेरा ये अनुरोध रहेगा किसानों से कि जब भी आपका, जैसे अभी सीजन खत्म हो, गेहूं कट जाए, उसके बाद अपने खेत का समतलीकरण करा लें, लेजर लेवलिंग करा लें, और इससे आपका 4 से 5 साल ये एक बार आपने करा ली तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समान रूप से आपके पूरे खेत में पानी लगेगा, समान रूप से खाद का वितरण होगा, जिससे आपकी फसल समान रूप से पूरे खेत में रहेगी। पानी की बचत करीब 20 से 25% रहेगी अगर आप खुला पानी भी देते हैं तो। और नहीं तो मैं अनुरोध करूंगा कि आपको फवारा सिंचाई लगाएं, जिससे आप बिल्कुल समान रूप से पानी पूरे खेत में दे सकते हैं, जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब आपको कितनी देर पानी चलाना है। हम साधारण रूप से गेहूं में 2 इंच या 5 से 6 सेंटीमीटर पानी देते हैं। अगर आप फवारा सिंचाई इस्तेमाल करते हैं, और साधारण रूप से फवारा 1 से 1.25 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी लगाता है, तो उस तरह से 4 से 5 घंटे एक जगह पे लगाएं। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे आप बता रहे हैं कि गेहूं में फवारा विधि इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन कई बार किसानों का ये भी सवाल होता है कि इसमें लागत बहुत लग जाएगी, इतने बड़े बड़े खेत है, कितने फवारे लगाएंगे। तो मैं इस पर भी बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हैं, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नागर, मुझे सुन पा रहे हैं आप?
डॉक्टर जी स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। जी हमारा दूसरा विषय नींबू वर्गीय फलों की खेती। सर सुन रहे हैं मुझे, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे मैडम? जी सर, तो ये जो हमारा विषय है नींबू वर्गीय फल, ये क्यों महत्वपूर्ण है, किसानों की आय में इससे कैसे वृद्धि हो सकती है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे कि नींबू वर्गीय फल तो भारतवर्ष में तीसरा महत्वपूर्ण है। इसके लिए जो अपन बात करते हैं कि जो आम को केला के बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण फल है, और नींबू वर्गीय फल कम से भरपूर फल है। और जो ये मुख्य फल जो आपका उस कटिबंधीय जो क्षेत्र में आता है, उसकी भारतवर्ष में सभी जगह इसकी उन्नत खेती होती है। जैसा कि है कि जो नींबू वर्गीय फलों के लिए जो आपकी मृदा की बात होती है, मृदा में निकास है, पानी और वृद्धि है, जी सर, हम एक बार फिर से आपसे संपर्क करते हैं। सर आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि नींबू वर्गीय जो फल हैं उनका बहुत महत्व है, तीसरे नंबर पर इनका स्थान है, जो लोकप्रियता है या फिर उसके उत्पादन की भी बात कर ले, तो आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी, विटामिन बी और खनिज तत्व काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इन फलों में मौसम्बी, किन्नू, संतरा और नींबू वगैरह आते हैं। नींबू वर्गीय फलों को अलग अलग प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। नींबू प्रजाति के फलों के लिए गहरी, भुरभुरी और अच्छे जल निकास वाली ऐसी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है जिसका पीएच मान 70 से 80 के बीच होना चाहिए। जिन इलाकों में सर्दी लंबे समय तक रहती है और पाला पड़ने की संभावना रहती है, वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। इसके पौधे अलग अलग प्रकार की मृदाओं जैसे लाल मिट्टी, लेटेराइट, जलोढ़ और रेतीली दोमट मिट्टी में आसानी से उगाए जा सकते हैं। बगीचा लगाने के लिए 5.5 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि में रेखांकन करके 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार करें। जहाँ की मिट्टी में मुरम या पत्थर के टुकड़े की मात्रा अधिक हो, वहाँ गड्ढे की गहराई 1 मीटर तक की रखनी चाहिए। नींबू वर्गीय फलों को मुख्य तौर पर बडिंग और कुछ हद तक ग्राफ्टिंग विधि के जरिए प्रसारित किया जाता है। नींबू वर्गीय फलों के नवजात पौधों को उचित देखरेख की आवश्यकता होती है। नए पौधों को गर्मियों में तेज धूप और लू, वहीं सर्दियों में ठंड और पाले से बचाने के लिए समुचित प्रबंधन की जरूरत होती है। पौधों की जड़ों के पास पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जिसमें हमने नींबू वर्गीय फलों के बारे में विस्तार से बताया। स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और भी कई गुण होते हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, आगे हम बात करेंगे अपने मेहमान से। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फ़ोन लगाया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है, पानी की बर्बादी से सस्ता हुआ फल है, बढ़ता हुआ प्रदूषण है, इसके बीच में हम अपने खेत को किस प्रकार से तैयार करें, कम से कम मेरा पानी लगे, जिससे जब गर्मी आ जाती है लेकिन टंकी से पाई करते हैं हमारे खेत में पोने पड़ जाए, तो बारिश का पानी टंकी को तो जो मेड़े बनाते तो मेड़ों का निर्माण कैसे करें जिसमें ज्यादा पानी हमारा खेत में जगह। बहुत अच्छे सवाल पूछे आपने नंद स्वरूप जी। जितने सवाल मुझे कार्यक्रम के दौरान पूछने थे सारे एक साथ आपने पूछ लिए। तो बहुत जागरूक हमारे दर्शक हैं, किसान हैं। तो इनका सबसे पहले सर सवाल यही था जो अभी हम लोग बातचीत भी कर रहे थे ब्रेक में, कि क्योंकि अभी फसलें कटने का समय आने वाला है, उसके बाद मानसून आएगा और फिर अगली फसलें बोई जाएंगी। तो ये एक दिन का काम नहीं है कि अभी आपको फसल बोनी है और आपने पानी बचा लिया और आप इस्तेमाल कर ले। इसके लिए आपको लॉन्ग प्रोसेस बनाना पड़ेगा और ये शुरुआत आपको मॉनसून के पहले से करनी पड़ेगी, जो कि ये सही समय है। तो पहला सवाल तो इनका यही था कि फसलें कटने वाली हैं, तो अभी से क्या तैयारी करें, पहले इसी को ले लेते हैं सर। नंद स्वरूप जी, आपका सवाल बड़ा उचित है। ये जैसे अभी गेहूँ कटने वाला है, चना भी कट चुका है या कट रहा है, सरसों कट चुकी है, तो इस समय आपके खेत धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। आप कोशिश करें, अब हमारा आने वाला 2 महीने बाद हमारा मानसून आने वाला है, जब पानी की बारिश आएगी और उस पानी को हमें बचाना है और इकट्ठा करना है। तो आप कोशिश करें, अगर मैंने जैसे चर्चा करी थी समतलीकरण कराना चाहते हैं तो समतलीकरण करा लें।
और अपने खेतों की मेड़ों को ठीक कर लें। कोशिश करें 10 से 15 सेंटीमीटर, मतलब करीब करीब 1 हाथ ऊंची मेड़ बना दें, जिससे कि खेत में का पानी जितना भी आए आपके खेत में ही जाए। उसके अलावा भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर। अमृत सरोवर का मतलब यह है कि आपके गांव में तालाब थे पुराना और जो धीरे धीरे खत्म होते गए या उनमें मिट्टी भर गई, तो उन सरोवरों को आपको पुनर्जीवित करना है, पुनर्जीवन देना है उनका। उसको कैसे कर सकते हैं कि उसमें जो मिट्टी भर गई है अपने साथी मिलकर सामुदायिक रूप से उसको मिट्टी को निकालें, जिससे उसकी भरण क्षमता बढ़ सके। दूसरी, उसमें जाने पानी जहां से जाता है उन नालियों में मिट्टी भर जाती है, उस मिट्टी को हटाएं और नालियां उससे साफ हो जाएंगी, जिससे कि उन सरोवर में पानी जा सके और आपका बारिश का जितना पानी है वो सारा उसके अंदर इकट्ठा हो सके, जिसे आप खरीफ की फसलें जब भी लेंगे उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है। आपका भूजल का स्तर बढ़ेगा क्योंकि वो सारा पानी आपके भूजल में जोड़ेगा और आपके भूजल का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। चूंकि ये तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके खेत और आपका क्षेत्र तैयार होगा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि अब जो तालाब है, पहले हम सोचते थे कि ये प्राकृतिक तौर पर है, अपने आप ही पानी भरता है और हम इस्तेमाल करते थे उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी गंदगी, और सर अब तो हम देख रहे हैं कि तालाबों से काफ़ी प्लास्टिक भी निकलता है, जिसकी वजह से जो पानी जो रिसना चाहिए, जो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और जो हम कह रहे हैं कि जल स्तर बढ़ेगा, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से हम उसमें गंदगी जाने देते हैं। अपने गांव की जितना भी मल जल है वो भी उसके अंदर जाने लगता है। हम कोशिश करें उसको अलग से वो करें, और उसमें जो सरोवर आपका, उसमें पशुओं के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पशु उसी का पानी पीते हैं और उसी में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे मानव इस्तेमाल के लिए भी, पशुओं के लिए भी, फसलों के लिए भी, तो कितने इसके उपयोग हैं। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने सरोवर को स्वच्छ रखें, निर्मल रखें और अपनी सामुदायिक जिम्मेदारी निभाएं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं कि कृषि में कैसे उचित जल प्रबंधन किया जाए, और साथ ही नींबू वर्गीय फलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक दर्शक है हरि सिंह है, जिन्होंने कपूरथला पंजाब से हमें कॉल किया है। हरि सिंह जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या सवाल है। नमस्कार डॉक्टर साहब जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब जी, नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं, तो इनके जो नींबू हैं वो अंडा आकार के लगते हैं। पूछना चाहते हैं कि ये कौन सी वैरायटी है। और दूसरा सवाल है कि रेनगन लगवाना चाहते हैं और इस पर कितनी लागत आती है। दूसरा सवाल क्या है बारे आपका? में थोड़ा बताएं। दूसरा सवाल एक बार फिर से दोहराइए। रेनगन लगवाना चाहते हैं जी, पानी की जो छिड़काव करते हैं ना, तो उस पर लागत कितनी आती है, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। सर आप इनसे कुछ दूसरे सवाल है जल। हरि सिंह जी, दूसरा सवाल क्या था, आप एक बार दोहराएंगे? रेनगन लगवाना चाहते हैं जी, ट्यूबवेल छिड़काव करने के लिए। ट्यूबवेल लगवाना चाहते हैं? हाँ जी, उस पर कितनी लागत आएगी, इसके बारे में पूछना चाहते हैं। अच्छा सर, यहीं से शुरू करते हैं। ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं हरि सिंह जी, आप ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, वो
निर्भर करेगा आपका जमीन का पानी का स्तर जमीन के अंदर कितना गहरा है और कितने हॉर्स पावर की, कितने क्षमता की आपको मोटर या पंप लगाना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पूरा बोरवेल लगाना है और ज़्यादा गहरा नहीं है पानी तो आपकी लागत ज़्यादा नहीं आएगी और इस पे निर्भर करेगा आपको कितने हॉर्स पावर की पंप सेट खरीदना पड़ेगा, या 3 हॉर्स पावर या 5 हॉर्स पावर का पंप सेट आपको खरीदना पड़ेगा, उस पे निर्भर करेगा। आपके क्षेत्र में देखिए कि आपके साथी किसानों ने कौन से क्षमता का या कौन से साइज का ट्यूबवेल लगा रखा है, उसी अनुसार आपको भी आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में उतना ही बड़ा ट्यूबवेल या पंप सेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी बोरवेल लगाने की कीमत आपके लोकल एरिया में आपको पता लगेगी, वो आपको इस्तेमाल जब आप पूछेंगे तो पता लग जाएगी। इसमें मुख्य रूप से जो कीमत आती है वो है पंप सेट की, जो अगर निर्भर करेगा आपका भूजल का स्तर क्या है। जी बिल्कुल, तो जो हमारा दूसरा सवाल है उस पर भी हम आते हैं। डॉक्टर नागर, मुझे सुन पा रहे हैं आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? डॉक्टर नागर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, ये हमारे दर्शक हैं हरी सिंह, जिन्होंने कपूरथला से हमें कॉल किया। इनका जानना ये चाहते हैं कि इनके यहाँ जो नींबू के वृक्ष हैं उसमें कुछ अंडाकार नींबू लगते हैं, तो किस्म कौन सी है, कौन सी वैरायटी हो सकती है, इसके बारे में जानना चाहते हैं वो। नींबू की अपने पास जो वैरायटी है, जो आपका जो 12 वैरायटी हो सकती है, और अंडाकार जो गोल वाली जो होती है वो तो अपना जो कागजी नींबू जो आती है पीला रंग की होती है, वो वाली होती है। तो विशेष तौर से इनमें जो नींबू के अंदर जो भी जो किस्मों का जो रोल होता है, उसके अंदर अपन जो भी सही तरीके से सिंचाई प्रबंधन, खाद उर्वरक देके जो सही वैरायटी का करके अपन अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। जी जी सर, जो हमारा विषय है नींबू वर्गीय फलों की खेती, तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से फल आते हैं, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर उन फलों के बारे में भी जान लेंगे। जी, नींबू के अंदर जो मुख्य तो आपका नींबू आता है, संतरा आता है, मौसम्बी आता है, किन्नू आता है। ये नींबू वर्गीय जो फल होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान नींबू का है, फिर बाद में आपका जो संतरा है, जो आपका जो मेजर जो सबसे ज्यादा उसमें योगदान होता है, इसके पास मौसम्बी होता है। तो ये मुख्यतः नींबू वर्गीय फल है, और उसमें जो सभी फलों के अंदर आपका जो मुख्यतः विटामिन सी, जो अपन एस्कोर्बिक एसिड होता है, वो मुख्यतः जो मनुष्य के लिए लाभदायक जो वो विटामिन होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। विपिन जी हैं, जिन्होंने हमें सागर से कॉल किया है, मध्य प्रदेश से। विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, क्या सवाल है? जी मैम नमस्ते। मैम मेरे 2 सवाल थे। पहला सवाल ये था कि मूंग की बुआई करना चाहते हैं, ग्रीष्मकालीन मूंग की, तो उसमें हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं जल प्रबंधन को लेके। और दूसरा सवाल ये था कि वो कौन कौन सी बातें हैं या कौन कौन सी टिप्स हैं जो कि जो किसान भाई सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई करते समय उन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, या फिर हम भी करते हैं तो वो हम डॉक्टर साहब को सुन के उन्हें दूर कर सकें। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे ये नियमित दर्शक हैं, अक्सर कॉल करते हैं लोग किसान में और अच्छे सवाल भी पूछते हैं। सर बहुत अच्छे सवाल पूछे इन्होंने। एक तो ये मूंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें कैसे पानी की बचत कर सकते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। विपिन जी, आपका सवाल बहुत उचित है। जैसे आप गेहूं कटने के बाद अगर मूंग लगाना चाहते हैं, चूंकि मूंग में पानी की आवश्यकता कम होती है, तो आप फवारा सिंचाई या मिनी स्प्रिंकलर जो आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हल्का पानी देता है, ज़्यादा पानी के लगाने की आपको आवश्यकता नहीं होती, और आप फ्रीक्वेंट पानी मतलब बार कम अंतराल पे पानी दे सकते हैं मूंग की सिंचाई के लिए। आपने ये भी सवाल पूछा कि क्या जल प्रबंधन में हम क्या सावधानियां रखें। देखिए, मुख्य रूप से अगर आपने खुला पानी देते हैं तो एक सावधानी या एक खेत की तैयारी समतलीकरण करके कर सकते हैं, जिससे कि आपका पानी समान रूप से पूरे खेत को लगेगा। दूसरा, जैसे मैंने जल संचयन के बारे में बताया, आप खेत को अपना सही तरह से समतलीकरण करके मेड़ की मरम्मत कर लें, जिससे कि खेत का पानी खेत में ही रहे, और जितना कम पानी आप इस्तेमाल कर सकेंगे उतना ही अच्छा आपकी फसल आएगी। सर एक चीज़ जो पीछे रह गई थी, हम बातचीत कर रहे थे कि जो आप बता रहे हैं कि फव्वारा विधि से
सिंचाई कर सकते हैं, तो किस तरीके से इसका प्रबंधन करें? क्योंकि सवाल ये उठता है कि इतने बड़े खेत हैं, कितने फव्वारे लगाएंगे, कितना इंतज़ाम करेंगे, तो कितना ये व्यवहारिक हो पाता है? ये बहुत आजकल हमारे किसान भाई बहुत समझदार हो गए हैं, और इसको ऐसा नहीं है कि आपका खेत 10 एकड़ का है या 5 एकड़ का है तो आपको पूरे क्षेत्र के लिए एक साथ सिंचाई करनी है। हमें बार बार पार्ट बाय पार्ट, मतलब आपने जो फव्वारा सिंचाई विधि ली तो आपको एक मुख्य रूप से आप देखें कि स्रोत से लेकर मेरा खेत का आखिरी कोना, दूर सबसे दूर का कोना कहां पर है, वो लंबाई नाप लें और ये देखें क्योंकि हमें आखिरी कोने तक पानी पहुंचाना है। फिर आपने कौन सी फसल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी फसल लगा रहे हैं, उसके हिसाब से अपने क्षेत्र के हिसाब से आप अपना फव्वारा सिस्टम खरीदें कि 8 से 10 फव्वारे का सिस्टम खरीदें। आपका पानी का स्तर कितना है, पानी की मोटर कौन सी है उठाने की, उन सबको ध्यान रख के आप अपना फव्वारा सिस्टम खरीदें और एक जगह पे जब सिंचाई हो गई फिर उठा के दूसरी जगह पे लगा दें। इस तरह पोर्टेबल सिस्टम होता है ये, मतलब आपको हमेशा लगा हुआ नहीं रहेगा और जगह जगह जहां आपका पानी लगाया फिर उसको उठा के दूसरा जगह लगा दिया। इस तरह आपने पूरे क्षेत्र की सिंचाई की और इस तरह करें कि जैसे पूरा क्षेत्र को अगर आप 8 दिन में पानी लगाते हैं तो ऐसे करें कि एक क्षेत्र में 1 दिन में हो जाए और पूरा क्षेत्र आखिरी तक 8 दिन पूरा हो जाए, 9वें दिन फिर वहीं आ जाएं आप जहां से आप शुरू हुए थे। इस तरह से आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल पैसा भी बचा पाएंगे, ज्यादा लागत नहीं आएगी। दूसरा, अगर आपके पास ऑलरेडी फव्वारा सिस्टम है तो अभी जैसे गेहूं की फसल कट गई और इस समय बड़े ध्यान से पाइप को साफ करके अपने फव्वारों को साफ करके अपनी एक सुरक्षित जगहों पे रख दें, क्योंकि अगला जब सीजन आएगा तो उन्हें आपको निकालना पड़ेगा और उसमें कहीं मिट्टी ना भर जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, चूहे ना काट जाएं। ऐसी सुरक्षित जगहों पे रखें जिससे उचित देखभाल रहेगी तो आपका फव्वारा सिस्टम भी लंबे समय तक आपके पास चलेगा। जी बिल्कुल। तो देखिए पैचेस में आप सेक्शन डिवाइड कर लें एक तरीके से खेत के और उसी के अनुसार ही उसकी सिंचाई करें फव्वारे से, पानी की बचत होगी, ऊर्जा भी आप जो आप ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो भी कम लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी, कुल मिलाकर लागत आपकी कम होगी और आप पानी भी बचा पाएंगे। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में जल प्रबंधन की और साथ ही बता रहे हैं आपको नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में। बातचीत की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। इस बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मृत्युंजय जी हैं, जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया। आइए इनका सवाल ले लेते हैं। जी सर, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। मृत्युंजय जी बताइए क्या सवाल है। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अगर आप हमें अभी टेलीविज़न पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप फिर से नंबर ट्राई करें। जैसे ही आपका नंबर लगेगा, फ़ोन लगेगा, हम ज़रूर आपके सवाल को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और इस बीच कुछ ईमेल्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं कौन से क्या सवाल हैं दर्शकों के। और ये दर्शक हैं हमारे मध्य प्रदेश से, प्राण सिंह है, और ये कहते हैं कि 8 से 10 नींबू के पेड़ हैं, उनका पुष्पन और फलन कम होता है, मतलब फल उतने अच्छे इसमें नहीं मिल पाते हैं। तो कौन कौन से कृषि क्रियाएं हैं जिसका उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और साथ ही क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजनाएं भी चल रही हैं जिससे पानी देने में उन्हें लाभ हो, मतलब पानी की बचत कर सकें, या फिर कुछ अनुदान अगर कोई ऐसी स्कीम है। तो पहले हम सर के पास चलते हैं। डॉक्टर नागर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जैसे सर, हमारे दर्शक हैं मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल है कि इनके पास 8-10 जो नींबू के पेड़ हैं वो अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, पुष्पन अच्छा नहीं होता उसमें, और क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? जो पौधों में जो सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि नींबू में यदि पुष्पन आ रहा, फूल आ रहा हो, तो उसमें सिंचाई नहीं करना चाहिए। सिंचाई जो फूल आने से पहले सिंचाई, यदि नींबू के अंदर खूब सारा फूल आ रहा तो उस समय सिंचाई रोक देना चाहिए, क्योंकि उस समय सिंचाई देने से उसमें जो पुष्पण होता है लेकिन फल नहीं लगते हैं। ये बता रहे उतने अच्छे से फल नहीं लग पाते हैं नींबू में, फूल आते हैं लेकिन फल नहीं लगते। तो एक जैसे उसके मूंग की दाने के आकार के हो जाए, इसमें फल वो सिंचाई करें, और साथ में उसमें मेन रूप से जो उसका जो खाद रूप प्रबंधन है, जैसे फलदार, जैसे नींबू के फलदार पौधे 7 से 10 साल के अधिक है, तो उसमें कम से कम तो प्रत्येक पेड़ में अपन कहते हैं कि 40 किलो गोबर की खाद, 625 ग्राम यूरिया, जो 300 ग्राम पहले, 300 ग्राम मार्च अप्रैल में, और जो पोटास जो होता है प्रति पेड़ 400 ग्राम, और सिंगल सुपर फास्फेट 1.25 किलो अपन दे। तो जो आपके नींबू वर्गीय फलों में जो सिंचाई अपन जो खाद करके अच्छा फल ले सकते हैं। और साथ में यदि फल गिर रहे हो तो उस अवस्था के अंदर जब फल बन जाए, तो उस केस में जो प्लेनोफिक्स जो आता है वो अपन 1 ml 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं, या 2,4-D आता है 1 ml जो 100 लीटर पानी में घोल करके अपन उन जो फूल गिरते, फल गिरते, उनको अपन बचा सकते हैं। जी ठीक है। दूसरा जो हमारा सवाल है वो पानी के बारे में। तो सर, ये हमारे दर्शक जो थे, ये जल प्रबंधन या फिर सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में भी जानना चाहते हैं। क्या कोई योजना है, क्या अनुदान मिल सकता है, या सरकार की तरफ से किस तरह की मदद है? हमारे देश में इस समय प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, जो 2015 से शुरू हुई थी, और ये योजना बहुत बड़े स्तर पे काम कर रही है। इसमें हर चीज़ उपलब्ध है, जैसे हर खेत को पानी, कम पानी से अधिक उपज, ये इसकी मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें हर खेत को पानी के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन आपने अगर लगाना चाहते हैं, जैसे हमने पहले एक प्रोग्राम में भी चर्चा करी थी, या आधुनिक सिंचाई विधियां जैसे फव्वारा सिंचाई, टपक सिंचाई, रेन गन सिस्टम, इन सब को विधियों को इस्तेमाल में लाने के लिए, खरीदने के लिए आर्थिक अनुदान भी देती है भारत सरकार जी। और ये केंद्र सरकार भी देती है, और साथ में राज्य सरकार भी देती है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने जिला बागवानी अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से तुरंत संपर्क करें। अगर कोई भी किसान इच्छुक हैं इन आधुनिक विधियों को अपने खेत में लगाने के लिए, चाहे वो फव्वारा सिंचाई हो, रेनगन सिस्टम हो, मिनी स्प्रिंकलर हो, टपक सिंचाई हो, इन सबको इस्तेमाल, और इनकी कीमत निर्धारित है, और इसमें भारत सरकार आपको 45 से लेकर करीब करीब 80 से 90% अनुदान देती है, और जिसमें 45% हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, बाकी हमारी राज्य सरकारों का होता है। इनमें महिला किसान, अनुसूचित जनजाति किसान, छोटे किसान, उन सबको प्रायोरिटी दी जाती है, या उनको
बढ़ावा दिया जाता है। ये इसके अलावा खेत में तालाब बनाने, सामुदायिक रूप से और अपने खेत में तालाब बनाने के लिए, जल संचयन करने के लिए, जल संरक्षण करने का भी इसमें योजना है। और अगर आप किसान भाई सामुदायिक रूप से अपने गांव में कोई आपके तालाब का पुनर्जीवन करना चाहते हैं, नया तालाब बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए भी आर्थिक अनुदान मिलता है और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें। और क्योंकि ये जल प्रबंधन के लिए बहुत उचित कदम है भारत सरकार का। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि जल प्रबंधन के लिए सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं हैं, और इस बीच एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं उनसे। बिहार से ही हैं दर्शक हमारे। हेलो, केशव जी हैं फोन लाइन पर। जी केशव जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार मैडम, हम जानना चाह रहे हैं जो कि हमारे पास में कुछ ऊंची जमीन है पथरीली, उसमें हम नींबू का फसल लगाना चाहते हैं। नींबू लगाना चाहते हैं। छोटा रेन ज्ञान मतलब के बारे में जानना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका? छोटा रेन गन जो छोटी छोटी जमीन में चल पाए, ऐसा कोई रेन गन हो, इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। डॉक्टर आगर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, जैसे किसान भाइयों, जैसे नींबू के जो फल जो लगाते हैं अपन, उनकी जो गहराई होती है मिट्टी की, अपन कहते हैं कि कम से कम 2 मीटर तक होनी चाहिए। तो इसमें आपका नींबू के जो फलदार पौधे हैं वो ऐसे चल सकते हैं, बशर्ते कि उनको अपन ऊपर रूप से जो उनकी जो गड्ढे खोदेंगे वो अपन जो 1 मीटर का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोद करके और उसमें अपन बोर करेंगे तो आराम से जो फलदार पौधा चल सकता है। इसके लिए जो किस्म है वो कागजी नींबू की, आसानी से ऐसी मिट्टी में जो कंकरेली पतली मिट्टी में तो आसानी से ये जो फलदार पौधा चल जाता है। शर्त कि उसमें सही तरीके से अपन उनका गड्ढे की खुदाई करें और सही प्रॉपर तरीके से अपन उसमें जो आपका जो 3 फीट लंबा चौड़ा, जो 90 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खुद है, उसके अंदर आपको जो सड़ी गोबर खाद 15 से 20 किलो और आपका जो गड्ढे खोदते समय 1 किलो सुपर फास्फेट डालने से जो गड्ढों की अच्छी बढ़ाई कर दे पौधे लगाने से पहले, तो उसमें आसानी से अपन जो पौधा आसानी चल सकता है और समय समय पर उनका अपन जो सिंचाई गुड़ाई निराई गुड़ाई करके आसानी से पौधा चल सकता है के अंदर। जी और सर, ये तो बात हुई नींबू की, और अगर आपके भी कोई सवाल हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक ईमेल के माध्यम से भी हमें सवाल देते हैं, तो आप ईमेल भी कीजिए, कॉल भी कीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे। हेलो हेलो हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और हमारे साथ कॉलर थे। सर अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने सरकार की योजनाओं के बारे में बताया है, लेकिन इसके अंतर्गत किस किस तरह की जो नई जो तकनीक है कृषि में सिंचाई की, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वो कौन कौन सी है, और फसलों के अनुरूप भी बताएं। देखिए, हमने जैसे चर्चा करी थी अपने इसमें फव्वारा सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, ये एक तरह की विधियां हैं जिसमें बारिश की तरह से हम पानी को लगाते हैं। ये मुख्य रूप से जो फव्वारा सिंचाई है, गेहूं है, चना है, सब्जियां हैं, और जितनी भी आपकी खुले जो फसलें बिल्कुल नज़दीक लगती हैं, उनके लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल होती है। और जैसा मैंने बताया कि एक और विधि है टपक सिंचाई, और टपक सिंचाई मुख्य रूप से सब्जियों में और फलों में, जैसे हम नींबू की चर्चा कर रहे हैं, तो जब अगर किसान भाई हमारा नींबू लगाने का प्लान कर रहे हैं या अपना प्लान कर रहे हैं, तो जरूर उसे टपक सिंचाई में लगाएं। इस विधि में एक खासियत और है कि ना केवल पानी आप बूंद बूंद से पौधे के नजदीक देते हैं, और आप अपना घुलनशील खाद भी उस पौधे के नजदीक नैनो यूरिया पहुंचा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। हाँ। और फर्टिगेशन जिसे कहते हैं कि पौधे में सिंचाई के साथ साथ फर्टिलाइजर भी, घुला हुआ फर्टिलाइजर भी आप पौधे के नजदीक पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका फर्टिलाइजर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होता और उसकी फर्टिलाइजर यूज करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, और आपका अधिक से अधिक क्वालिटी जो है, उत्पादन तो बढ़ता ही है, कम पानी में अधिक उत्पादन होता है और अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी होती है, जिससे बाजार में आपको दाम ज्यादा अच्छा मिलता है। जी, एक ईमेल आया है सर, हमारे दर्शक हैं, ये सोबरन शर्मा है, ग्वालियर से, इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, और ये कह रहे हैं कि दलहनी फसल में रेन गन का उपयोग कर सकते हैं क्या, क्योंकि रेन गन के इस्तेमाल से फूल टूटने का डर रहता है,
तो ये इनका सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही उचित क्वेश्चन सवाल आपने पूछा है कि जो रेनगन होता है वो रेनगन मुख्य रूप से उसकी जो बूंदें होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं और थोड़ा स्पीड से भी आती है, ज्यादा क्षेत्र में कवर करता है। एक रेनगन करीब आधे एकड़ से आधे से 1 एकड़ में क्षेत्र में एक रेनगन कवर करता है। बूंदें मोटी होती हैं, तो इसमें दलहनी फसलों में खास ध्यान रखना है कि जब फूल आ रहे हों तो इस फवारे को ना इस्तेमाल करें, जिससे फवारे से आपकी बूंदों से फूल झड़ने की नुकसान होने का रहता है। खासकर मैं इसमें बताऊंगा कि अगर आपने मिर्ची की फसल लगा रहे हैं जिसमें फूल हमेशा आते रहते हैं, उसमें फव्वारा सिंचाई ना इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका नुकसान होने की कारण रहेगा कि फव्वारे से बूंदों से फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। जी जी, तो देखिए थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है और उसी के अनुसार आप चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपके ईमेल्स और आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में जल प्रबंधन की और साथ ही नींबू वर्गीय फलों के बारे में। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान और अब हम हेलो किसान के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में जल प्रबंधन की और इसके अलावा नींबू वर्गीय फलों की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, राहुल है मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल जी स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल सिट्रस क्रॉप को लेकर के था मैम। किसके बारे में? जो सिट्रस ट्रिस्टिजा वायरस जो लगती है मैम, जो जिसका फैक्टर एसिड होता है, उसके बारे में तो पूरी जानकारी चाहिए थी। और दूसरी जो उसमें डिजीज लगती है गमोसिस, उसके बारे में भी मेरे को जानकारी चाहिए थी मैम। ठीक है डॉक्टर नागर, मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे दर्शक का सवाल सुन पा रहे हैं आप? हेलो वर्गीय जो गोदे जो गमोसिस होता है वो तनों में गूंद सा निकल जाता है, वो जो फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई को हम कहते हैं कि जो तने के ऊपर जो उनको करके अपन जो तने के ऊपर जो रिडोमिल एमजेड होता है उसका अपन घोल बना के नीचे तने पर लगाना चाहिए, जिससे कि इसमें गोदत या गमोसिस से गूंद नहीं निकले। जिससे और साथ के अंदर उनको जो दवाई रिडोमिल एमजेड जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके ड्रेंचिंग करने से, यानी जो फफूंदनाशक दवा है ये पानी में घोल करके जड़ में डालने से उसमें रोग की जो समस्या को रोका जा सकता है। और साथ ही साथ में एक जो प्रश्न था नींबू में जो डाई बैग,
यानी उसके अंदर जो शाखाएं होती है ऊपर से सूखना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर जो कॉपर जो होता है, जो तांबा होता है, उसकी कमी के कारण ये चीज होती है। तो हम ये कहते हैं किसान भाई को इसके अंदर जो COC होता है, जो कॉपर जो तांबर फंगिसाइड होता है, कॉपर फंगिसाइड, इसका अपन 2 से 3 ग्राम का जो COC होता है, उसका जो कोप्रासिकुलर ब्लाटॉक्स होता है 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर का जो घोल करके स्प्रे किया। ये जब क्योंकि जो शाखाएं होती है उनको कटाई छटाई करके, जैसे क्योंकि जो शाखाएं होती है ऊपर से सूखना शुरू होती है, तो यदि शाखा को नहीं काटते तो धीरे धीरे पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसलिए अपन कटाई करें सूखी शाखा को और उसके बाद में स्प्रे करें। और साथ में जो भी एक जो स्टेप्टोसाइक्लिन होती है, जो आपका जीवनाशी, उसके साथ मिलाने से भी इस रोग को, जो डायबैक है, उस रोग को रोका जा सकता है। जी सर, एक ईमेल भी आया हुआ है, संदीप बांगड़ है हरदा मध्य प्रदेश से। ये जानना चाहते हैं कि कागजी नींबू के पौधे कहाँ से प्राप्त करें और नींबू बीजों के पौधे कैसे तैयार किए जाएं। कागजी नींबू के जो पौधे, जो भी जिला स्तर की नर्सरी है, कृषि वन केंद्र है, जो भी आपका सेक्टर ऑफिस है, जो आसानी से ये पौधा मिल सकता है। क्योंकि जो नींबू का जो पौधा का प्रवर्धन होता है, जो प्रसारण होता है, मुख्यतः बीज से होता है। तो आसानी से जो नींबू के जो पौधे जो ट्रू टाइप होते हैं, आसानी से बीज से तैयार हो जाते हैं। और आसानी से जो उसकी जो किस्म जो कागजी नींबू है, जो बीज से तैयार होता है। जो आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो आपका ऑफिस है, वहां से आप आसानी से इस पौधे को आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे दर्शकों के कॉल्स के आपने जवाब भी दिए, विषय पर भी विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। और डॉक्टर खन्ना भी हमारे साथ स्टूडियो में है। सर, अंत में, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय, कुछ बातें जो आपको लगता है कि जो हम अभी चर्चा में शामिल नहीं कर पाए, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैं आपको दोबारा वही चीज़ें दोहराना चाहूँगा कि आप अपने खेतों की तैयारी अच्छे से कर लें जो फसल काटने के बाद, जिससे जल संचयन अच्छा हो सके। अपने अमृत सरोवर को और मिट्टी हटाकर उसकी क्षमता को बढ़ा लें, और फव्वारे की और नई जो आधुनिक विधियां हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो आर्थिक अनुदान मिलता है, आपको सहायता मिलती है, और नई नई योजनाएं जो आ रही हैं उनके लिए आप अपने जिले कृषि अधिकारी या जिला बागवानी अधिकारी से संपर्क करके जितनी भी सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं या पानी के उचित प्रबंधन की जो नए नए आयाम हैं जो भारत की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हैं, उनको इस्तेमाल करें, उनका लाभ लें और कृषि में उचित जल प्रबंधन करें कि कल को हमें ये नहीं कहना पड़े कि सिंचाई में हमारा पानी बर्बाद हो रहा है। पानी का उचित प्रबंधन करें जिससे आपकी फसल आगे बढ़े और कम पानी में अधिक उत्पादन लेकर आप अपनी लागत कम करें। जी बिल्कुल। सर, एक और हमारा पॉइंट रह गया था डिस्कस करने के लिए, जैसे कि आपने बताया कि मॉनसून आने वाला है तो जोड़ की तैयारी कर ले, तालाब वगैरह साफ कर ले। संचयन और किस किस प्रकार से किया जा सकता है जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग? संचयन के लिए सबसे प्रमुख है कि हमारे को अपने खेत का, हर खेत का पानी खेत में, जैसे मैंने आपको कहा था कि मेड़ों की मरम्मत कर लें। हमारे खेत के चारों तरफ 10 से 15 सेंटीमीटर मेड़ बना के उनको टूट गई हैं तो मरम्मत कर लें। आपके गाँव में जितनी भी जो नालियाँ हैं जहाँ से पानी जाकर बारिश का पानी और वो तालाब में इकट्ठा होता है, उन नालियों को सफाई कर लें, तालाबों की सफाई कर लें, और जिससे कि सारा का सारा जो बारिश का जल है एक बूंद भी आपके खेत से बाहर ना जाए, आपके गांव से बाहर ना जाए, आपके क्षेत्र से बाहर ना जाए, सारा का सारा पानी इकट्ठा हो जाए और वो सारा पानी भूजल में आपके भूजल के स्तर को बढ़ाएगा और आपकी पानी की उपलब्धता को बढ़ाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप स्टूडियो में आए और कृषि में जल संचयन और किस तरीके से जल प्रबंधन किया जाए इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। और ये बहुत उचित समय है, जैसा कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि अभी फसलें कट रही हैं, खेत खाली हो रहे हैं, मॉनसून भी जून में दस्तक दे देता है, तो अभी से आपको उसकी तैयारी करनी होगी। किस प्रकार से तैयारी करें वो भी सर ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा अगला यानी कल का विषय क्या है, आइए डालते हैं इस पर नजर।
कल हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में और साथ ही दूसरा विषय होगा रेशम कीट पालन। दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। आप कार्यक्रम के दौरान भी मेल कर सकते हैं और चाहे तो एडवांस में भी मेल कर दें, जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी आप देख सकते हैं। मैसेंजर के माध्यम से अपने सवाल पहुंचाएं या फिर वॉल पर साझा करें। और इससे भी आसान तरीका है कॉल सेंटर नंबर, जो कि आपके लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान चालू रहता है। 1800-11360। सोमवार से शनिवार डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। चलते चलते आपको ये बता दें कि आप हेलो किसान हमारे यूट्यूब आईडी के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप देखिए @DD किसान चैनल हमारा यूट्यूब आईडी है और QR कोड भी है। आप QR कोड स्कैन करें और सीधा हेलो किसान देखें यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक ज़रूर करें और बिल्कुल कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक, अपनी राय हम तक पहुँचाएँ। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आशा करते हैं कि आज जिन विषयों पर हमने चर्चा की और सवाल लिए आपको ज़रूर उनसे लाभ हुआ होगा। नमस्कार।